वर्षा नगर नाम का एक गांव था, जहां पर सब हंसी और खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे। बारिश का महीना आने को था और जमींदार का बेटा सुमित गांव की एक लंबी चोटी पर चढ़ान कर रहा था। अचानक से उसे एक गुफा दिखाई देती है। ये गुफा इतनी ऊंचाई पर कैसे? अंदर जाकर देखता हूँ। उसे एक चमकीली वस्तु वहाँ पर गड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर सुमित मन ही मन कहता है, ये तो बड़ा ही कीमती पत्थर दिख रहा है। इसे ले जाकर मैं पिताजी को दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। सुमित उस कीमती चमकते पत्थर को लेकर अपने घर ले जाता है और अपने पिता को दे देता है। उसी गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। रमेश अपनी खेती में हल जोत रहा होता है। उतने में बारिश आ जाती है और रमेश अपने घर लौट जाता है। आज तो समय से पहले ही बारिश आ गई, क्या बात है? मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज बारिश होगी। मैं भी हैरान हूँ कि इस गांव में ऋतुएं अपने समय से ना पहले ना बाद में आती हैं। मगर छोड़ो, हम प्रकृति को तो नहीं समझ सकते ना। जी, आप सही कह रहे हैं। आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश को आए बहुत समय हो गया था और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ए जी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बारिश मेरी फसल खराब न कर दे। पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी। देखते ही देखते एक दिन, फिर 2 दिन और फिर 3 दिन तक बिना रुके गांव में बारिश होती रही। इससे परेशान होकर गांव के प्रधान ने एक बैठक बुलाई। जैसा कि आप सब जानते हैं गांव वालों, कि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कभी ऐसा इस गांव में नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस गांव में किसी ने पाप किया है, जिसकी सजा हम गांव वालों को मिल रही है। तो मैंने तय किया है कि हम सबको गांव के साधु के घर जाना चाहिए, नहीं तो हम सब इस बारिश में मर जाएंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। हम सबको ये बारिश कैसे भी रोकनी होगी, नहीं तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। सभी गांव वाले मिलकर साधु के घर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बारिश क्यों नहीं रुक रही है। ये वर्षा ऋतु तो हमेशा ही संतुलन में रहता है, क्योंकि एक कीमती चमत्कारी पत्थर हमेशा से पहाड़ों की चोटी पर लगा रहता था, जो गांव के ऋतुओं को संतुलित करके रखता था। लेकिन अब ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। साधु जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें जिससे ये बारिश रुक सके। मामला सीधा है प्रधान। जिसने भी ये कीमती पत्थर चुराया है, उसे ढूंढो और अपनी जगह पर फिर से रख दो, तो ये बारिश रुक जाएगी। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये पत्थर चुराया किसने है? बेटा, वो तो तुम गांव वालों को ही ढूंढना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब जानकर गांव वाले और प्रधान साधु के घर से निकल जाते हैं और प्रधान एक बार फिर बैठक बुलाते हैं। जिसने भी ये कीमती पत्थर लिया है, उसे वापस कर दो, नहीं तो ये बारिश कभी नहीं रुकेगी और इसी तरह चलती रहेगी। जाओ, सब गांव के घर में जाकर उनसे पूछो कि उन्होंने ये कीमती पत्थर तो नहीं चुरा लिया। गांव के लोग हर घर में जाकर पूछने लगते हैं कि किसी ने ये पत्थर चुराया तो नहीं। रमेश जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आओ आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। मैंने सुना है कि सारे गांव वाले घर घर घूमकर कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ जमींदार साहब, आप प्रधान जी की बैठक में आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। किसी ने पहाड़ की चोटी पर से कीमती पत्थर चुरा लिया है, जिस वजह से गांव में बारिश नहीं रुक रही है। वो पत्थर ऋतुओं के संतुलन को संभाल कर रखता था और वो बड़ा ही कीमती पत्थर था। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो पत्थर मेरे पिताजी ने चुराया है? नहीं नहीं सुमित, मैं तो बस बता रहा था। हम सभी के घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं गलती से ही आप अपने घर पर लेकर तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कोई पत्थर नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रमेश वहाँ से घर लौट जाता है।
जहाँ उसकी पत्नी गीता उससे कहती है, क्या हुआ जी, कुछ पता चला कि किसने वो पत्थर चुराया है? पता नहीं चला, मगर मुझे लगता है कि वो पत्थर शायद जमींदार के पास है, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा तब उसके बेटे सुमित ने बड़े गुस्से में जवाब दिया। मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगले दिन प्रधान एक बार फिर बैठक बुलाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को अभी भी वो पत्थर नहीं मिला है, इसलिए हम खुद पहाड़ पर जाकर उस पत्थर को ढूंढेंगे कि कहीं गलती से वो अपनी जगह से हिल न गया हो। तो बताओ, कौन जाना चाहेगा पहाड़ की चोटी पर? मैं जाऊंगा। मगर इतनी बारिश में वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है ना? हाँ रमेश, इस बात को समझो, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। मैं जाऊंगा। इस बारिश की वजह से हमारे खेत और खलिहान खराब हो चुके हैं। इस बारिश को मुझे कुछ भी करके रोकना होगा, नहीं तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पाएंगे। रमेश पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो उसके अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक अनोखी किताब दिखाई देती है। ये तो बड़ी ही अनोखी किताब है जो बहुत ही चमक रही है, पढ़कर देखता हूँ। उस किताब में ये लिखा होता है कि कभी भी अगर वो चमत्कारी पत्थर खो जाए तो इसी तरह का एक और पत्थर तुम्हें दूसरे गांव शिमपुरा में मिलेगा। उसे वहां से लाकर अपने स्थान पर रख देना। ऐसा करने से बारिश अपने आप थम जाएगी। रमेश उस किताब को अपने साथ लेकर अपने गांव लौट आता है और प्रधान और गांव वालों से मिलता है, जहां पर जमींदार और उसका बेटा सुमित भी मौजूद होते हैं। इस किताब के हिसाब से मुझे शिमपुरा गांव की चोटी पर जाना है और वहां रखे पत्थर को अपने साथ लाना है और अपने गांव के पहाड़ पर रखना है। अगर ऐसा है तो तुम जाओ और उस पत्थर को ले आओ। जी प्रधान जी। रमेश शिमपुरा गांव निकल जाता है। जमींदार और सुमित अपने घर में जाकर इस बारे में बात करते हैं। पिताजी, इससे पहले कि ये जाकर वहाँ से पत्थर निकाल ले, मैं जाकर वो पत्थर चुरा लेता हूँ। नहीं बेटा, उसे वो पत्थर इस गांव में लेकर आने दो। जब वो उस पत्थर को लेकर यहाँ आएगा तब हम उसके घर से वो पत्थर चुरा लेंगे। समझ गया पिताजी। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मेहनत उसकी और फायदा हमारा। ये रमेश और प्रधान बहुत उछल रहे हैं, इनकी पूरी नीति चौपट हो जाएगी। अगर कुछ दिन बारिश इसी प्रकार होती रही तो गांव वालों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और तब उन्हें हम अपने गेहूं चावल बेचेंगे और जब उनके पास काम नहीं होगा तो उनसे हम कम पैसों में काम भी करवाएंगे। बस ये रमेश हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। चिंता मत कीजिए पिताजी, जिस तरीके से मैंने वो पत्थर चुराया है ना, उसी तरीके से हम वो पत्थर भी चुरा लेंगे। रमेश शिमपुरा के पहाड़ से वो पत्थर ले लेता है और वापस अपने गांव लौट आता है और प्रधान और गांव वालों से मिलता है। जी, मैं ये ऋतुओं का पत्थर ले आया हूँ। अब जल्द ही हमारे गांव में हो रही ये बारिश रुक जाएगी। तुमने तो कमाल कर दिया रमेश। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता हमारा तो खाना पीना मुश्किल हो जाता। आप तो वाकई में इस गांव के नायक हैं। बहुत बढ़िया रमेश, शुक्रिया प्रधान जी। मैं कल ही जाकर इस पत्थर को पहाड़ पर रख दूंगा। आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है रमेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रमेश उस पत्थर को लेकर अपने घर जाता है। जमींदार और उसका बेटा सुमित उस पत्थर को चुराने के लिए रमेश के घर पहुंचते हैं। ये देखो गांव का नायक, कल देखते हैं कैसे ये गांव वालों को अपना मुंह दिखाएगा। चलिए पिताजी, जल्दी से उस पत्थर को चुरा लीजिए और फिर हम यहाँ से चलते हैं। जमींदार उस पत्थर को चुरा लेता है और घर से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही जमींदार और सुमित घर से बाहर निकल रहे होते हैं, वहाँ पर गांव वाले और प्रधान बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आओ आओ जमींदार, आज यहाँ कैसे चले आए?
लगता है कुछ ढूंढ रहे थे आप। रमेश अंदर से ऋतुओं का पत्थर लेकर आता है। जमींदार जी, आप ये कीमती पत्थर लेना तो भूल ही गए। जो पत्थर आपके और आपके बेटे ने चुराया है वो नकली है और ये असली है। और हमें ये भी पता है कि इससे पहले जो कीमती पत्थर था वो भी आपने ही चुराया था। जब मेरे पति ने कहा कि वो पत्थर शायद आपने चुराया है तो मैं आपके घर में काम करने वाली मेघा से मिली। उसी ने मुझे बताया कि आपके पास कोई पत्थर है और आज आप दोनों बाप बेटे रात को कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे मैं समझ गया कि तुम इस पत्थर को चुराने आने वाले हो, तो मैंने प्रधान और गांव के सभी लोगों को बता दिया था। मुझे माफ कर दो रमेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही था जिसने ये पत्थर चुराया था। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने गांव वालों का भी नहीं सोचा। गांव वाले जमींदार और सुमित को माफ कर देते हैं और रमेश जाकर पत्थर को अपनी जगह पर रख देता है और गांव की बारिश अपने आप थम जाती है और धीरे धीरे करके सभी खेत खलियान ठीक होने लगते हैं। कितामपुरा नाम का एक गांव था जहां पर आदित्य पकौड़ा बेचा करता था। बारिश का समय था और सब बारिश में आदित्य की दुकान में पकौड़ा खाने के लिए आया करते थे। एक दिन काफी जोर से कितामपुरा में बारिश आने लगी और तभी एक आदमी आदित्य के पास आता है। आदित्य, जल्दी दुकान बंद करो और निकलो, गांव में बाढ़ आने वाली है। क्या सच में? हाँ भाई, सच में, जल्दी निकलो। आदित्य अपनी दुकान बंद करके गांव से बाहर चला जाता है और गांव में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। सिर्फ मनोज के खेत को छोड़कर सारे गांव वालों के खेत खलिहान उजड़ चुके थे। गांव में भूखमरी का समय आ चुका था। अब हम क्या खाएंगे? पूरे गांव के खेतों को तो बाढ़ उजाड़ कर ले गई। कोई बात नहीं, आप सब मुझसे अपने खाने के लिए सब्जियां खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरे खेत को ही इस बाढ़ में कुछ नहीं हुआ। आदित्य अपनी पकौड़े की दुकान को एक बार फिर गांव में खोल लेता है, मगर उसके पास पकौड़े बनाने की सामग्री नहीं होती, तो वो मनोज सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाता है। अरे मनोज भाई, 3 किलो प्याज देना। और कितना भाव हो गया प्याज का? 70 रुपए किलो प्याज का भाव चल रहा है भाई। क्या 70 रुपए? वो भी 1 किलो के? मनोज भाई, ये गलत है। आपको पता है कि गांव की स्थिति क्या चल रही है। लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और उनके खेत भी तहस नहस हो चुके हैं। उनके कमाने का स्रोत ही खेती है। इस समय लोगों की मदद की जगह आप लोगों को लूटने में लगे हैं। अरे आदित्य, तुम अपना पेट भरो ना, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें इतना दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? गलत है, बहुत गलत है ये मनोज। आदित्य लोगों के उजड़े हुए खेतों को देखता है और कहता है, एक समय था जब ये सब लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, मगर ये सब कुछ बंजर सा लग रहा है। एक दिन इनकी सालों की मेहनत को डुबा ले गया। गांव में भुखमरी छाई है, लोग बीमार हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। आदित्य गांव की स्थिति को लेकर उदास था। तभी उस उजड़े खेत पर एक मनुष्य चमत्कारी रूप से आ जाता है। मैं समुद्र का राजा हूँ। ये जो बाढ़ तुम्हारे गांव में आई थी, ये मेरी ही गलती की वजह से आई थी। मुझे क्षमा कर देना बेटा। जब बारिश हद से ज्यादा आने लगी तो मैं अपने समुद्र की सीमा को अपने संतुलन में नहीं रख पाया, जिस वजह से इस गांव में बाढ़ आ गई। आज गांव में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। बताओ, तुम इन गांव वालों की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं अपना जीवन अकेले जीता रहा हूँ। इन गांव वालों को छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। ये गांव वाले ही मेरा परिवार हैं। मैं जानता हूँ आदित्य, तुम पकौड़े बेचा करते थे ना। आदित्य, मैं जो वस्तुएं तुम्हें दे रहा हूँ, इनसे गांव वालों की मदद करना जब तक उनके खेत फिर से खिलखिलाना उठे। समुद्र लोक के राजा हाथ आगे करते हैं
और उनके हाथ में एक कढ़ाई आ जाती है और राजा वो कढ़ाई आदित्य को दे देते हैं। इस कढ़ाई का मैं क्या करूं महाराज? पकौड़े बनाने के लिए प्याज और तेल की भी जरूरत है, वरना मैं पकौड़े बेचकर गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तुम्हें तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें तुम पानी डाल देना और किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ में आए हुए पत्थर को इस कढ़ाई में डाल देना, वो पकौड़े बन जाएंगे। आदित्य कढ़ाई को लेकर अपने घर चला जाता है और कढ़ाई में पानी डालता है और फिर उसके अंदर पत्थर डालता है। पत्थर थोड़ी देर बाद पकौड़े में बदल जाते हैं। ये तो सच में पकौड़े में बदल गए। मैं कल से ही गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, वो भी एकदम कम दामों में। आदित्य गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास से पकौड़े लेने आता है। मुझे थोड़े पकौड़े दे दो बेटा, मेरी एक छोटी लड़की है, उसने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दे दो बेटा, थोड़ा खाने के लिए पकौड़े दे दो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी देता हूँ। इसके पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखिए। और ये लीजिए, एक प्लेट अभी यहीं खा लीजिए। जैसे ही वो आदमी उन पकौड़ों को खाता है तो मानो जैसे उसमें एक नई जान सी आ गई हो। खाते ही वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। ये तो चमत्कारी पकौड़े हैं, इसे खाते ही मेरी पीठ का दर्द गायब हो गया और मैं तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। ये जादुई पकौड़े हैं, इसे मैंने पत्थर से बनाए हैं। इसे खाकर लोगों की बीमारी भी ठीक हो जाती है। आदित्य उस आदमी को सारी बातें बताता है और धीरे धीरे करके सब आदित्य के पकोड़े की दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। जो कोई बीमार था वो सारे लोग पकोड़े खाकर ठीक होने लग गए थे। ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जितना खाओ उतना ही कम लगता है, मन भरता ही नहीं है। हाँ सही कह रही हो, और तो और इन पकौड़ों ने मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक की है। मैं आदित्य का बहुत आभारी हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में उसने हम गांव वालों का बहुत साथ दिया है। गांव में हर जगह सिर्फ आदित्य के जादुई पकोड़े की ही चर्चा हो रही थी। ये सब देखकर मनोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इन लोगों को क्या हो गया है? कोई मुझसे सब्जियां खरीदता ही नहीं है। सब ये आदित्य के उन पकोड़ों के कारण हुआ है। सोचा था कि नया मकान और बंगला खरीदूंगा, मगर उन पकोड़ों ने मेरे सपने तोड़ दिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनोज मन ही मन कुछ योजना बनाने लगता है। तभी उसके पास गांव के प्रधान आते हैं। अभी तो सब्जियां कम से कम दामों में बेचना शुरू कर दो मनोज, नहीं तो तुम्हारी नई दुकान डूब जाएगी और कभी बाहर नहीं आ पाएगी और तुम कभी संभल नहीं पाओगे। गांव की स्थिति वक्त के साथ ठीक होती जा रही है। भूखमरी भी आदित्य ने खत्म कर दी है। आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, मगर ये जादुई पकौड़े आदित्य बनाता कैसे है? उसे समुद्र के राजा ने एक कढ़ाई दी थी, जिसमें पत्थर डालने के बाद वो पकौड़े में बदल जाते हैं। और तो और उसमें तेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो सोच रहा हूँ कि गांव वालों की सहमति से इस गांव का नाम पकौड़ा गांव रख दूं। आखिर हमें पकौड़ों ने ही तो जिंदा रखा है। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब आदित्य अपनी दुकान बंद करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मनोज आता है। आदित्य, मैंने अभी देखा कि समुद्र के किनारे कोई बच्चा फंसा हुआ है। मुझे तैरना नहीं आता, मगर शायद तुम उसे बचा लो। क्या? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आदित्य तुरंत समंदर की तरफ भागता है और मनोज अपने आप से कहता है, ये तो सच में बेवकूफ बन गया। अब मैं इसकी दुकान से वो कढ़ाई चुरा लूंगा, फिर कौन बनाता है जादुई पकौड़े मैं भी देखता हूँ। मनोज कढ़ाई सिर पर रखकर जाने लगता है। तभी एक बड़ी रोशनी उसे दिखाई देती है और उसके सिर से वो कढ़ाई नीचे गिर जाती है। ये कैसी रोशनी है? तभी वहाँ पर समंदर के राजा आ जाते हैं।
अपने आप को संभालो और देखो मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ। एक बच्चा था जो किटामपुरा का ही रहने वाला था। वो दिन रात लोगों की मदद करने में ही लगा रहता था। माँ जी लाइए, मैं आपका ये भार उठा लेता हूँ। वो उस बुढ़िया की मदद करता है, उसका भारी सामान उसके घर तक पहुंचा देता है। उसके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। कई कई दिनों तक वो सिर्फ समुद्र के तट पर बैठा है, बिना कुछ खाए पिए। जब कोई बात करने के लिए नहीं होता है तो वो कुत्तों के साथ बातें करता है, मगर वो बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है। आज तो बहुत सारा खाना मुझे मिल गया, मगर मैं अकेला खाकर अपना पेट क्यों भरूं? चलो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना खाना बांट लेता हूँ। तेज बारिश में उसके सिर पर छत भी नहीं हुआ करती थी, मगर मैंने उसे टूटते हुए नहीं देखा। और जब किसी गांव वाले की मदद करने की बात आई तब मैंने कभी उसे इनकार करते नहीं देखा। एक दिन प्रधान उसे देखते हैं तेज बारिश में। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम गांव वालों की बहुत मदद करते हो। मेरे पास घर नहीं है ना प्रधान जी, और मेरा कोई है भी नहीं, तो मैं गांव वालों की ही मदद करता हूँ। ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूं ना, मुझे अपने पिता की तरह ही समझो बेटा। चलो बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? जी मुझे पकौड़े खाना बहुत बहुत पसंद है। ये कहानी आदित्य की है, जिसके पास कुछ नहीं था, मगर जो कुछ भी था उससे भी वो लोगों की मदद ही करता था। और एक यहाँ तुम हो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी किसी की मदद नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब जब सबके खेत खलिहान बढ़ेंगे, तुम्हारे सिर्फ घटेंगे। जब भी इस गांव में बारिश आएगी, तुम्हारे खेत और खलिहान नष्ट हो जाएंगे, मगर गांव वालों के खेत एक नई सुबह की तरह खिलेंगे। मनोज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य भी अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। और प्रधान सारे गांव वालों की सहमति से गांव का नाम किटामपुरा गांव से पकौड़ा गांव रख देते हैं।